हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो अपन क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो यूनिट फर्स्ट में अपन ने कुछ टॉपिक कर लिए थे, जिसमें अपन ने डिस्कवरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, फिर अपन ने पढ़ा था ब्लैक बॉडी, उसका रेडिएशन लॉ, फिर उसके रेडिएशन के लॉ की सहायता से अपन ने क्या किया थे, कुछ नियम प्रूव किए थे। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने 12th में नाम सुना हुआ है, थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड पढ़ भी रखा है। तो आइए उसे समझते हैं कि क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो बात करते हैं अपन किसकी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता क्या है वो देखना है अपन को। तो देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें तो इसमें क्या होगा, अपने पास कोई भी धातु की प्लेट होती है। मान लिया कि अपने पास क्या है, धातु की कोई भी प्लेट है। तो ये मान लिया कि धातु की प्लेट हो गई अपने पास। अब धातु की प्लेट पर क्या होता है, कोई भी प्रकाश आपतित होता है। यानी क्या होता है अपने पास, कोई भी प्रकाश, ये मान लिया कि आपतित होता है। जब कोई धातु की प्लेट पर प्रकाश आपतित होता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यानी जैसे प्रकाश आपतित होगा वैसे ही अपने पास क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना होगा। और यही जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इनकी कुछ ना कुछ आवृत्ति भी रहती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति, यानी जिसे बोलते हैं अपन दैलीय आवृत्ति। तो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का यदि कोई प्रकाश आपतित होता है तो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। वही अपना क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा। और ये 1 मिनट आवाज आ रही है, इसको जाने दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ये भी रिकॉर्ड होती है। तो देखो, मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या किया है, जो एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करके बताया है। तो इसमें होता क्या है अपने पास, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, वो मैंने बता दिया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आपने 12th में पढ़ा था वो चीज क्या थी। तो अपने अपन कह सकते हैं कि निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का कोई भी प्रकाश आपतित होता है। यानी मान लिया कि कोई निश्चित आवृत्ति, यानी कोई निश्चित आवृत्ति मान ली कितनी, न्यू, और इससे ज्यादा का प्रकाश आपतित होता है। तो इससे ज्यादा का प्रकाश आपतित होगा तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन। यदि यहाँ पे अपन कंडीशन लगाना चाहे तो यहाँ पे देखो, जो दैलीय आवृत्ति है, दैलीय आवृत्ति यानी एक निश्चित आवृत्ति, जिसको अपन लिख लेते हैं न्यू नॉट। तो ये क्या हो गया, न्यू नॉट क्या हो जाएगी, अपनी दैलीय आवृत्ति। और इससे प्रकाश, इसकी जो आने वाला प्रकाश है, इसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जब ये वाला केस होता है अपने पास न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो अपने पास क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देगा और यहाँ से क्या निकलेंगे, अपने पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे वही चीज बताई है कि कोई भी एक प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट लिया है, जिसमें आपको मैंने क्या जोड़ दिया, सबसे पहले 2 प्लेटें लिए, कोई भी एक निर्वातित या कोई भी निर्वातित नलिका मान ली। तो ये जो ग्रीन कलर वाली दिख रही है, ये क्या है, आपकी एक नलिका है। इसमें मैंने 2 प्लेट मानी है, फर्स्ट प्लेट है P1, दूसरी प्लेट क्या है, P2। अब इसको मैंने क्या किया, P1 प्लेट को जोड़ दिया ऋणात्मक सिरे से और P2 प्लेट को जोड़ दिया धनात्मक सिरे से। तो ये P1 है, ये तो काम करेगा कैथोड का, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, ऋणात्मक से। एनोड है वो, कि ये जो P2 प्लेट है ये किससे काम करेगा, एनोड, यानी ये एनोड की तरफ, ये तो एनोड की तरह काम करेगी और ये कैसे करेगी, कैथोड की तरह। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे प्रकाश अपन आपतित कराते हैं, मान लिया कि यहाँ पे प्रकाश अपन आपतित कराते जा रहे हैं, तो जैसे ही प्रकाश आपतित हो रहा है तो क्या हो रहा है, अपने पास इलेक्ट्रॉन का निकलना हो रहा है। यानी कोई भी आवेशित पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, बाहर निकल रहा है। जब कोई उत्सर्जित पार्टिकल यहाँ पे बाहर निकलेगा तो यदि कोई उत्सर्जित पार्टिकल है, यानी आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, धारा कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उन्हीं इलेक्ट्रॉन, यानी मान लिया कि यहाँ पे प्रकाश का आपतन हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ये उत्सर्जन हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकले। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हो, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हो, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवाहित होते रहेंगे और जिसमें तो अपन कहते हैं कि आवेश का प्रवाह होता रहेगा। जब आवेश का प्रवाह होता है तो अपन को क्या मिलेगा, विद्युत धारा मिलेगी। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ से पे पहुंचेंगे, तो क्या होगा, अपने पास यहाँ पे करंट प्रवाहित होगी। करंट प्रवाहित होगी तो अपन उस करंट को मापने के लिए क्या काम में लेते हैं, करंट शॉर्ट रेंज की होती है, इसलिए अपन उसको काम में लेते हैं माइक्रोमीटर। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो करंट प्रवाहित होगी तो उसको मापने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, माइक्रोमीटर। और जो इसका विभव मापना है तो विभव मापने के लिए मैंने क्या लगा दिया, इसका वोल्ट मीटर। और जो करंट को जो नियंत्रित करता है वो होता है अपने पास धारा नियंत्रक। तो अपने पास जो धारा को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है, धारा नियंत्रक। तो ये क्या है, अपना RH। और ये अपनी क्या लगा रखी है, अपन ने एक बैटरी लगा रखी है। तो अपन कह सकते हैं कि ये अपना जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसी का जो अपन नाम कहे तो ये किसका डायग्राम है, अपने पास
प्रकाश विद्युत प्रभाव का डायग्राम है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम है। देखो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, और आजकल इस पे रिसर्च भी काफी ज्यादा चल रही है, तो ये भी सब कुछ आप कर सकते हो। तो देखो इसमें आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं कि कोई धातु की प्लेट पर या धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति से अधिक का प्रकाश आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, उसे क्या कहते हैं अपन, प्रकाश विद्युत धारा। क्या कहते हैं अपन, प्रकाश विद्युत धारा। अब देखो ये प्रकाश विद्युत धारा या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों कहता है, क्योंकि ये हो रहा है, जो ये सब हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, ये वाला जो रेड प्रकाश आ रहा है इसकी वजह से। प्रकाश रेड नहीं आता, कोई सा भी प्रकाश आ सकता है, ये मैंने मार्कर काम में लिया है। तो ये क्या होता है अपने पास, जो भी प्रकाश आ रहा है इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, पूरा सर्किट काम कर रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रकाश की वजह से क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी प्रकाश के कारण जो होने वाले परिवर्तन है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वही क्या कहलाएंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएंगे। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी कौन से इलेक्ट्रॉन के कारण, फोटोन इलेक्ट्रॉन के कारण। जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन है इसके कारण यदि धारा प्रवाहित होती है वही क्या कहलाती है, अपनी प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। तो आप लिख लीजिए इसको, मैं पहले डिफाइन करके आपको लिखा देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो लिखिए, फर्स्ट में टॉपिक लगाइए प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखो इसको सर्वप्रथम बताया भी किसने था, वो भी मैं बता देता हूँ। इसको बताया था हॉलवेक्स। इसका जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सपेरिमेंट किया था हॉलवेक्स एवं लेनार्ड, लगभग 1896 के लगभग किया गया था। वैसे सन की कोई जरूरत नहीं है आपको, तो ये चीज याद रखनी है कि कभी पूछता नहीं है, पर जितना नॉलेज के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि किसने एक्सपेरिमेंट किया था, हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने, ठीक है। तो लिखिए इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव में, डायग्राम अभी नहीं बनाना, बाद में, पहले लिखिए इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव में, जब किसी धातु की प्लेट पर, जब किसी धातु की प्लेट पर, जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, प्रकाश आपतित किया जाता है, प्रकाश आपतित किया जाता है, तो धातु के पृष्ठ से, तो धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये वाला फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, फोटो इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि जो निकलेंगे वो किसमें, फोटोन के रूप में। फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन से, इस उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन से, इस उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन से प्राप्त धारा को, इस उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित धारा को, या प्राप्त धारा को, सॉरी, इस उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन से प्राप्त धारा को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, सॉरी, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इस उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन से प्राप्त धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, तथा इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, तथा इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, तथा इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इस घटना का अध्ययन, नई लाइन से लिखना, इस घटना का अध्ययन हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने किया।
इस घटना का अध्ययन, साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे, हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने किया। इस घटना का अध्ययन हॉलवेक्स एवं लेनार्ड ने किया। उन्होंने बताया कि पराबैंगनी प्रकाश के कैथोड इलेक्ट्रोड पर आपतन से पराबैंगनी प्रकाश के कैथोड इलेक्ट्रोड पर आपतन से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब लिख लीजिए इसकी प्रायोगिक व्यवस्था। टॉपिक लगाइए प्रायोगिक व्यवस्था, और प्रायोगिक व्यवस्था में ये कंप्लीट डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। प्रायोगिक व्यवस्था लिखिए और उसमें ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो डायग्राम बना दीजिए। फिर अपन इस डायग्राम के बारे में लिखते हैं। जल्दी से बना दीजिए। देखो ये नहीं दिख रहा हो तो माइक्रो अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये P1 P2 प्लेट के नाम दिए हैं, ये R के नीचे H धारा नियंत्रक को हमेशा RH से लिखते हैं, तो ये धारा नियंत्रक है, और ये अपनी क्या है, बैटरी है। सबकी नज़र सामने होनी चाहिए जब समझाते हैं, जब सबकी नज़र बोर्ड की साइड, जब लिखने का बोले जब आपको आराम से लिखना है। तो देखो इसमें प्रायोगिक व्यवस्था में ये अपना डायग्राम है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हो। समझाने के लिए क्या है इसमें, वही P1 को मैंने बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया, P2 को मैंने धनात्मक सिरे से जोड़ दिया, जिससे क्या होगा P1 और P2 कैथोड और एनोड की तरह काम करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रकाश आपतित हो रहा है कोई भी, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है। ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपन को विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहायता करते हैं। यानी इसी के कारण क्या होती है, अपने पास विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा को मापने के लिए मैंने क्या काम में लिया है, माइक्रो अमीटर काम में लिया है। इसका विभव मापने के लिए मैंने V काम में लिया है, और धारा को नियंत्रित करने के लिए मैंने क्या काम में लिया है, यहाँ पे RH काम में लिया है। तो इसी यही जो व्यवस्था है इसको ये अपन को थ्योरी में लिखना है। तो लिखिए इसमें, इस घटना की व्याख्या करने के लिए एक निर्वातित नलिका की कल्पना करते हैं। ये वाली निर्वातित नलिका है, एक निर्वातित नलिका की कल्पना करते हैं। इस घटना की व्याख्या के लिए या व्याख्या करने के लिए एक निर्वातित नलिका की कल्पना करते हैं। इस नलिका में दो प्लेट P1 एवं P2 उपस्थित होती है। इस नलिका में दो प्लेट P1 एवं P2 उपस्थित होती है। P1 को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से तथा P2 को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं
तथा P2 को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, जिससे P1 कैथोड की तरह एवं P2 एनोड की तरह कार्य करता है। जिससे P1 कैथोड की तरह और P2 एनोड की तरह कार्य करता है। जिससे P1 कैथोड की तरह और P2 एनोड की तरह कार्य करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को मापने के लिए माइक्रो अमीटर काम में लेते हैं। तथा विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर V का उपयोग किया जाता है। तथा विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर V का उपयोग किया जाता है। तथा धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं। ठीक है, हो गया। अब इसके आगे एक डेफिनेशन लिख दीजिए। डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको? दहली आवृत्ति। क्योंकि दहली आवृत्ति किसे कहेंगे ये आपको ध्यान होना जरूरी है। तो दहली आवृत्ति किसे कहेंगे? वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर क्या हो, प्रकाश आपतित होता है और वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना प्रारंभ होता है। यानी दहली आवृत्ति को अपन किससे व्यक्त करेंगे? न्यू नॉट से। यानी जो आने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? इससे दहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए। जब ये प्रकाश क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, तभी वो क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो लगाइए दहली आवृत्ति की एक डेफिनेशन है, वो लिख दीजिए। वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धात्विक पृष्ठ से या धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, दहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। दहली आवृत्ति पर फोटोन की ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। दहली आवृत्ति पर फोटोन की ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए। कुछ स्पेशल केस है वो मैं बता देता हूँ। क्या स्पेशल केस है? स्पेशल केस ये है कि अपने पास यदि मैं देखो एक बार बात करूं, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट हो जाए, यानी जो आने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति न्यू और जो दहली आवृत्ति न्यू नॉट है, यदि वो बराबर हो जाए तो कभी भी वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा यानी उसकी वेलोसिटी यानी वेग कितना होना चाहिए अपना,
v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और जब v इज इक्वल टू 0 होगा तो अपन कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एक तो ये केस होगा कि फोटोन की आवृत्ति क्या हो, दहली आवृत्ति के बराबर हो, तो अपने पास क्या मिलेगा, उसका वेग 0 मिलेगा। सेकंड केस ये होता है कि यदि न्यू है वो क्या हो, न्यू यानी ये वाला केस हो, यानी फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक हो, तो अपने को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ यानी इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो अपन कह सकते हैं कि v यहाँ पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यही दो केस बनाकर लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि फोटोन की आवृत्ति न्यू, दहली आवृत्ति न्यू नॉट के, यदि फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति न्यू नॉट के बराबर होती है तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, अर्थात v बराबर 0। तो ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा ये आप लिख दीजिए। फिर लगाइए सेकेंड पॉइंट, यदि फोटोन की आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से अधिक हो, यदि फोटोन की आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से अधिक हो, तो धात्विक पृष्ठ में यदि फोटोन की आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से अधिक हो, तो धात्विक पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन गति करेगा। यानी देखो, जब दहली फोटोन की आवृत्ति होती है दहली आवृत्ति से ज्यादा होती है। ये फोटोन की आवृत्ति क्यों कह रहा है, क्योंकि प्लांक ने क्या बताया था कि जो भी रेडिएशन आएगी वो किस तरह से होगी, फोटोन या क्वांटा के रूप में होगी। इसलिए ये प्रकाश को कैसे मानता आ रहा है, फोटोन मानता आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि यदि जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति से ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, यानी वो गति करेगा, यानी कुछ ना कुछ गति करेगा। तो v क्या होगा अपना, नॉट इक्वल टू 0 लिख दीजिए ये भी। देखो ये अपना हो गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो निष्कर्ष निकले थे उसकी बात करते हैं। देखो, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं अपन वो देखते हैं। तो वो भी अपन एक पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे उसको भी पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। अब यदि मैं देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है, यानी अपने पास प्रकाश विद्युत धारा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या होता है अपने पास, यानी मैं कह सकता हूँ कि अपने पास जो जितनी, आप इसमें बताइए मुझे कि जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, तो जितनी ज्यादा धारा होगी वो ज्यादा धारा कहाँ से होगी, वो ज्यादा धारा होगी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ज्यादा होगा उतनी धारा क्या होगी, ज्यादा प्रवाहित होगी। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रवाह कहाँ से होगा, वो होगा धातु के पृष्ठ से। कब होगा, जब अपने पास प्रकाश की ये इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जैसे ही अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता को आप बढ़ाते जाएंगे या प्रकाश की ऊर्जा को बढ़ाते जाएंगे, जैसे वैसे क्या होगा, इसमें प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। धारा समानुपाती किसकी, प्रकाश की तीव्रता के। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि जो अपना ई होता है यानी कोई भी फोटोन की आवृत्ति होती है वो क्या होती है, ऊर्जा के समानुपाती। यानी ई इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एच न्यू, फॉर्मूला आप जानते हो जो प्लांक ने दिया था वो वाला। थर्ड कहता है कि इसमें समय पश्चता नहीं होती। समय पश्चता यानी टो इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो समय पश्चता का
समय पश्चाता का मीनिंग होता है कि जैसे ही अपने पास एक प्रकाश आया, प्रकाश को जैसे इसने क्या किया, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद तुरंत ही उसने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया। यानी ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन, जैसे ही फोटोन आया, एक फोटोन को उसने एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो इसमें क्या लगा अपने पास, उसने कोई उसका भी टाइम कुछ नहीं लगा, यानी टाइम क्या हुआ उसमें, जीरो हुआ। यानी जैसे ही अपने पास यहाँ पे क्या आया, अपना फोटोन आया, ये आया अपना, ये फोटोन आया, जैसे ही फोटोन आके टकराया और इलेक्ट्रॉन का क्या निकल गया, बाहर निकल गया। यानी फोटोन का आना हुआ और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना हुआ, तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ हुए, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें समय पश्चाता नहीं होती। इसलिए इसको कह सकते हैं कि जो टॉ इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, अपना जीरो होता है। फिर इसके बात करते हैं निरोधी विभव की। तो इसका जो निरोधी विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो निरोधी विभव का मान क्या होगा, इसमें शून्य होगा। तो निरोधी विभव का मान क्या होता है, निरोधी विभव का मतलब है कि जब अपन क्या करें, ये जो एनोड है और एनोड को अपन कहाँ जोड़े, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दें। यानी जब एनोड को अपन को ऋणात्मक सिरे से, पहले क्या ऋणात्मक को किससे जोड़ा था, कैथोड से। यदि मैं एनोड को इसका ऑपोजिट जोड़ दूं, यानी बैटरी को मैं क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, तो यहाँ पे जो विभव का मान होगा वो अपन को क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। एक पे कह सकते हैं कि अपने पास जो विभव, निरोधी विभव फोटोन की आवृत्ति होती है वो किसके समानुपाती होती है, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट के। यानी जो फोटोन की आवृत्ति है वो किसके इक्वल होती है, पहली आवृत्ति का, या क्या होता है अपने पास, निरोधी विभव, सॉरी ये निरोधी विभव के समानुपाती है। फोटोन की जो आवृत्ति होती है वो किसके समानुपाती होती है, निरोधी विभव के समानुपाती होती है। ठीक है, तो अपन यही इसके जो निष्कर्ष है वो एक एक पॉइंट बना के अपन लिखते हैं। तो आप टॉपिक लगाइए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्ष, प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्ष। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। सेकंड लगाइए, देखो इसमें यदि मैं ग्राफ बनाऊं, यदि मैं क्या करूं, एक साइड क्या है अपनी तीव्रता है और एक साइड क्या है अपनी धारा है, तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या समानुपाती है, तो समानुपाती है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, तीव्रता बढ़ने पर धारा भी बढ़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि अपन इसकी जो ग्राफ आएगा वो सीधी रेखा आएगी। ग्राफ बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, यदि फोटोन की आवृत्ति को बढ़ाया जाए, यदि फोटोन की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो फोटोन की ऊर्जा भी बढ़ती है। यदि फोटोन की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो फोटोन की ऊर्जा भी बढ़ती है। तो फोटोन की ऊर्जा भी बढ़ती है। तो फोटोन की ऊर्जा भी बढ़ती है। तो फोटोन की आवृत्ति ऊर्जा के समानुपाती होती है। फोटोन की आवृत्ति ऊर्जा के समानुपाती होती है। तो अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा क्या है, समानुपाती किसके, फोटोन के, या फोटोन किसके समानुपाती, ऊर्जा के। यानी फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होगा अपना, एच न्यू। ये लिख दीजिए इसमें। थर्ड पॉइंट लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य, प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य समय पश्चाता नहीं होती। प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य समय पश्चाता नहीं होती। यानी जैसे ही एक फोटोन आया तो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य समय पश्चाता नहीं होती। फोर्थ लगाइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का मान शून्य प्राप्त होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का मान शून्य प्राप्त होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का मान शून्य प्राप्त होता है। और उसके नीचे एक निरोधी विभव की डेफिनेशन भी आप लिख लो, आपको ध्यान रहे, डेफिनेशन लिख लो निरोधी विभव करके। यदि एनोड को
बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए, यदि एनोड को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए, यदि एनोड को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाए तो उस समय उत्पन्न विभव निरोधी विभव कहलाता है। तो उस समय उत्पन्न विभव निरोधी विभव कहलाता है। तो उस समय उत्पन्न विभव निरोधी विभव कहलाता है। और निरोधी विभव को V नॉट से व्यक्त करते हैं। और निरोधी विभव को V नॉट से व्यक्त करते हैं। V नॉट आपके सामने लिखा हुआ है, V नॉट से व्यक्त करते हैं। फिर पांचवा पॉइंट लिखो कि निरोधी विभव फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होता है। निरोधी विभव फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होता है। निरोधी विभव फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होता है। और इसमें लिख लो न्यू समानुपाती V नॉट। देखो ये न्यू नहीं है, ये है निरोधी विभव V नॉट, ये है फोटोन की आवृत्ति न्यू। तो न्यू समानुपाती V नॉट। सिक्स पॉइंट लगाइए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में यदि प्रकाश की आवृत्ति को नियत कर दिया जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश की आवृत्ति को नियत कर दिया जाए, प्रकाश की आवृत्ति को नियत कर दिया जाए, ब्रैकेट में लिख लेना न्यू इज इक्वल टू क्या कर दिया अपन ने, कांस्टेंट। प्रकाश विद्युत प्रभाव में यदि प्रकाश की आवृत्ति को नियत कर दिया जाए न्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अब देखो, अब इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँ, इसको मैं लेके जाता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स में। कि क्लासिकल मैकेनिक्स में भी जब अपन इसको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये भी अपन को पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में भी ये कुछ ना कुछ इसमें समझाया गया होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमी थी जिससे इसको क्वांटम में समझाना पड़ा, या प्लांक के द्वारा समझाना पड़ा, या इसमें समझाना पड़ा। तो देखो जो क्लासिकल की जो कमी थी वो क्या थी। तो देखो क्लासिकल की कमी की बात करें, अब क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जब अपने पास प्रकाश का आपतन होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो उसमें समय पश्चता क्या होती है, उपस्थित होती है। यानी टॉ क्या होता है अपने पास, कुछ ना कुछ रहता है, यानी सब टॉ का गुणधर्म उपस्थित रहता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स की फर्स्ट कमी थी वो क्या थी अपने पास इस प्रभाव में, कि जो अपने पास समय पश्चता होती है वो क्या होती है, टॉ कुछ ना कुछ उपस्थित रहता है। यानी कुछ ना कुछ अपने पास समय क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। क्या मीनिंग होगा इसका, कि या इसका मीनिंग ये होगा कि अपने पास कोई भी फोटोन आया या प्रकाश आपतित हो रहा है, यदि क्लासिकल बेस पे बात कर रहे हैं तो सिंपल सा प्रकाश आपतित होगा, फोटोन की बात नहीं होगी वहां पे। जब इसमें से प्रकाश आपतित होगा तो वो कह रहा है कि प्रकाश आपतित होगा, उसके कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। क्या होगा इसमें, क्या था, जैसे ही प्रकाश आपतित होता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। वो क्या बताती है, क्वांटम बताती है। क्लासिकल क्या बताती है कि अपने पास प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित होने के कुछ समय बाद फोटोन का उत्सर्जन होता है, यानी इसमें कुछ ना कुछ समय पश्चता होती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि अपनी क्लासिकल तो क्या कहती है कि समय पश्चता होती है, और क्वांटम क्या कहती है कि समय पश्चता नहीं होती। तो एक तो क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कमी थी 6 समत भौतिकी में। दूसरी, यदि एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी आप जानते हो कि जो प्रकाश की जो एनर्जी होती है क्लासिकल बेस पे देखे तो तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती। यदि मैंने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई है अच्छे से,
आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि व्यतिकरण विवर्तन में बताया था कि जो ऊर्जा होती है वो तीव्रता के समानुपाती होती है। और यदि मैं क्वांटम की बात करूं तो क्वांटम में क्या होता है, क्वांटम में जो ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है, E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल न्यू के, यानी फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होती है, न कि तीव्रता के। तो एक कमी इसमें ये थी। तो चीज संबंध भौतिकी में ये दो पॉइंट है अपने पास, एक तो समय पश्चता क्या होती है, उपस्थित होती है, एक क्या होती है तीव्रता। यदि क्लासिकल बेस पे देखे तो तीव्रता के समानुपाती होता है, और यदि क्वांटम बेस पे देखे तो फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो आप एक छोटा सा टॉपिक लगा दीजिए, चीज संबंध भौतिकी की, चीज संबंध भौतिकी की असफलता की व्याख्या, चीज संबंध भौतिकी की असफलता की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के द्वारा या क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा। छीट सम्मत भौतिकी की असफलता क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा। उसमें फर्स्ट पॉइंट लगाइए और लिखिए कि छीट सम्मत भौतिकी के अनुसार, फर्स्ट पॉइंट लगाकर लिखिए, छीट सम्मत भौतिकी के अनुसार, छीट सम्मत भौतिकी के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव में, छीट सम्मत भौतिकी के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य, फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य समय पश्चात टॉ का गुणधर्म उपस्थित होता है। फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य समय पश्चात टॉ का गुणधर्म उपस्थित होता है। जबकि क्वांटम भौतिकी के, जबकि क्वांटम भौतिकी के अनुसार, जबकि क्वांटम भौतिकी के अनुसार, जबकि क्वांटम भौतिकी के अनुसार फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य समय पश्चता उपस्थित नहीं होती। जबकि क्वांटम भौतिकी के अनुसार फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य समय पश्चता उपस्थित नहीं होती। सेकेंड पॉइंट लगाइए कि छीट सम्मत भौतिकी के अनुसार, छीट सम्मत भौतिकी के अनुसार, छीट सम्मत भौतिकी के अनुसार ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। छीट सम्मत भौतिकी के अनुसार ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, या तीव्रता के समानुपाती भी लिख सकते हो, या तीव्रता के समानुपाती होती है। जबकि क्वांटम यांत्रिकी में ऊर्जा, जबकि क्वांटम यांत्रिकी में ऊर्जा फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी में ऊर्जा फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी में ऊर्जा फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। उसके आगे लिखना, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। नीचे लिख लो, इन कारणों से छीट सम्मत भौतिकी असफल हुई। इन कारणों से छीट सम्मत भौतिकी असफल हुई। इन कारणों से छीट सम्मत भौतिकी असफल हुई। अब देखो ये क्या किया, छीट सम्मत भौतिकी असफल हो गई। अब अपन को जब असफल हो गई तो सफल करने के लिए कौन आता है, सफल करने के लिए आता है अपना एक आइंस्टीन। तो आइंस्टीन क्या करता है, आइंस्टीन इसको और थोड़ा और डेवलप करता है। डेवलप करने के बाद पता लगाता है कि इसकी कुछ एक इक्वेशन देता है जिसे बोलते हैं प्रकाश विद्युत समीकरण। जो किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी, जिसको अपन कहते हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण भी कह सकते हैं। तो वही समीकरण अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या किया था, आइंस्टीन ने परिभाषित किए थे कार्यफलन को। तो अपन इसके आगे टॉपिक लगाइए आप कि आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, आइंस्टीन के द्वारा
प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। देखो आइंस्टीन के द्वारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है, तो आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने इसमें डिफाइन किया था एक कार्यफलन को। किसको डिफाइन किया था अपने पास, कार्यफलन को, और कार्यफलन को लिखते हैं अपन W नॉट से। तो कार्यफलन होता क्या है, कार्यफलन वह होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर क्या करे, फोटोन का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाए, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर क्या करे, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, वही उसका क्या कहलाता है, तो उस धातु का क्या कहलाता है, कार्य फलन कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर क्या करे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, तो वही अपना क्या कहलाता है, धातु का कार्यफलन कहलाता है। और ये धातु का कैसे कहलाएगा, जो धातु की प्लेट होगी उसका कार्यफलन होगा। ठीक है, तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी, तो उसी समीकरण के बारे में अपन लिखते हैं। तो लिखिए इसमें, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव में, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव में, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन को परिभाषित किया। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव में कार्यफलन को परिभाषित किया। हम जानते हैं कि प्रत्येक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नई लाइन से लिखना, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से बाहर निकले, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से बाहर निकले, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से बाहर निकले, वह कार्यफलन कहलाता है। वह कार्यफलन कहलाता है। वह कार्यफलन कहलाता है। और कार्यफलन को W नॉट से व्यक्त करते हैं। और कार्यफलन को W नॉट से व्यक्त करते हैं। W नीचे नॉट। नई लाइन से लिखना, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटोन की ऊर्जा, आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटोन की ऊर्जा, आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन एवं अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन एवं अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो देखो अपन इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं एक बार के लिए। देखो यदि मैं इसकी इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, देखो इक्वेशन आ जाएगी। वो क्या कह रहा है कि जो ऊर्जा होती है वो किसके इक्वल होती है, उसकी कार्यफलन के और जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो 1/2 mv²। अब यहाँ पे क्या मानो, देखो ऊर्जा फोटोन की बात कर रहा है तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, h न्यू। तो ये हो जाएगा h न्यू इज इक्वल टू W नॉट प्लस 1/2 mv मैक्सिमम²। अब यहाँ पे मैं क्या मानूं कि यदि फोटोन की आवृत्ति है, क्या मानूं, यदि फोटोन की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर हो, दहली आवृत्ति के बराबर हो, यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो केस लगेगा वो कौन सा लगेगा, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। यदि ये केस लगाऊं तो ये केस लगाने पर क्या होगा अपने पास, जो
न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट होगा तो उसके लिए वेलोसिटी अपन जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो अपन कह सकते हैं कि जब ये वाला v जीरो होगा तो 1/2 m v मैक्सिमम इसका क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2। अब क्या करें, जब ये वाला जीरो हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि जब ये वाला जीरो हो जाएगा तो अपने पास इस इक्वेशन में रखे तो समीकरण 1 से क्या आएगा अपने पास, देखो ये वाली टर्म जीरो हो गई तो अपने पास बचेगा W नॉट इज इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली H न्यू। ठीक है, ये वाले मैं समीकरण 3 कहाँ काम में लेता हूँ, समीकरण 1 में। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 में, समीकरण 3 से 1 में, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो तो समीकरण 3 से जब मैं 1 में काम में लेता हूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास, H न्यू। तो H न्यू तो ऐसे का ऐसे, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा H न्यू नॉट प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 4। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 एच न्यू और v 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपने, देखो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसको आगे करूँ, आगे सॉल्व करूँ तो क्या आएगा इसमें, देखो यदि मैं इसको आगे लिखता हूँ तो देखो आगे क्या आ जाएगा एच न्यू, इसको एक साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का न्यू नॉट। और यही अपना जो इक्वेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा। ये क्या कहलाता है अपना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए एक बार। जल्दी से लिख दीजिए। फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही ऑफलाइन क्लास जैसी, क्योंकि इतना स्लो तो मैं ऑफलाइन क्लास में भी नहीं करवाता जितना यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको। लिख दिया, चलो चलते आगे। फिर लिखिए फर्स्ट पॉइंट। अब ये देखो गतिज ऊर्जा सबसे पहले तो किस पर डिपेंड करती है, देखो अपने पास जो गतिज ऊर्जा है वो डिपेंड किस पे कर रही है, न्यू पर। यानी जो गतिज ऊर्जा आएगी वो आवृत्ति पर निर्भर करेगी। अब आवृत्ति किसकी, एक तो दिल्ली आवृत्ति, दूसरी की है अपनी न्यू यानी फोटोन की आवृत्ति। तो ये हो जाएगा एक तो दिल्ली आवृत्ति और एक क्या हो जाएगी फोटोन की आवृत्ति, दोनों के डिफरेंस पर नहीं। यानी अपन कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होगी वो किस पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर। तो फर्स्ट पॉइंट इसका एक्सपेरिमेंट में ये लिख सकते हैं निष्कर्ष में कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करेगी, आवृत्ति पे। सेकंड अपन क्या कह सकते हैं, सेकंड कह सकते हैं कि अपने पास यदि अपन ने क्या करे न्यू, अपन क्या करें यदि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट ले। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट यानी न्यू क्या हो जाए, दिल्ली आवृत्ति से अधिक हो जाए। तो देखो यहाँ पे जब दिल्ली आवृत्ति से न्यू अधिक हो जाए तब तो अपन को क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ये केस हो सकता है। ठीक है, जब ये वाला केस होगा जब भी क्या होगा अपने पास फोटोन का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। यदि मैं इसकी बात करूं कि न्यू क्या हो जाए, ये कम हो जाए, यानी फोटोन की आवृत्ति से फोटोन की आवृत्ति दिल्ली आवृत्ति से क्या हो जाए, कम हो जाए। जब ये वाला केस होता है यानी इसमें बड़ा कौन सा हो गया, न्यू नॉट, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो कैसी आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी। जब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो जब ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या है, असंभव है। यानी ये वाला प्रोसेस हो जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव अपन को नहीं शो करेगा।
इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसमें बाद आप लिख सकते हो कि समय पश्चता उपस्थित होती है। समय पश्चता कैसे, यदि एक फोटोन का अवशोषण करके एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो अपन कह सकते हैं कि ये समय पश्चता को उपस्थिति बताता है। तो लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट जो अपन ने आइंस्टीन ने बताया उसके बारे में लिख ले कि आइंस्टीन ने क्या निष्कर्ष लिए। फर्स्ट लिखिए, आइंस्टीन के अनुसार गतिज ऊर्जा का मान, आइंस्टीन के अनुसार गतिज ऊर्जा का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। आइंस्टीन के अनुसार गतिज ऊर्जा का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। आइंस्टीन के अनुसार गतिज ऊर्जा का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं करता। प्रकाश की तीव्रता पर नहीं करता। सेकंड पॉइंट लिखिए, यदि दैलीय आवृत्ति का मान, यदि दैलीय आवृत्ति का मान फोटोन की आवृत्ति से अधिक हो जाए, यदि दैलीय आवृत्ति का मान फोटोन की आवृत्ति से अधिक हो जाए, कौन सा केस ले रहे हैं, दैलीय आवृत्ति ज्यादा ले रहे हैं मतलब थर्ड वाला केस। दैलीय आवृत्ति का मान फोटोन की आवृत्ति से अधिक हो जाए तो गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है जो कि संभव नहीं है। तो गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है जो कि संभव नहीं है। इसलिए इस स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। इसलिए इस स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। इसलिए इस स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि फोटोन की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से ज्यादा हो, यदि फोटोन की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से ज्यादा हो, यदि फोटोन की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से ज्यादा हो, यदि फोटोन की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से ज्यादा हो, तो गतिज ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है। तो गतिज ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है। तो गतिज ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है। अतः यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। अतः यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। अतः यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक फोटोन का अवशोषण, एक फोटोन का अवशोषण एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। एक फोटोन का अवशोषण एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। एक फोटोन का अवशोषण एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। इसमें समय पश्चता नहीं होती। इसमें समय पश्चता नहीं होती। इसमें समय पश्चता नहीं होती। नई लाइन में लिखना, आइंस्टीन को 1921 में, आइंस्टीन को 1921 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आइंस्टीन को 1921 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो देखो भाई लोगों, जो भी मेरे भाई और बहन जो भी उपस्थित हैं, तो अपना ये प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं,
इसकी क्या प्रायोगिक व्यवस्था रहती है, डायग्राम मैंने बता दिया आपको, कैसे वर्क करता है वो भी बता दिया। फिर उसमें क्या था अपने पास, जो जो निष्कर्ष निकले थे 5-6 पॉइंट थे वो भी मैं बता चुका हूँ। निष्कर्ष के बाद क्या होता है, निष्कर्ष के बाद होता है अपने पास क्या, अपने पास आता है चिर सम्मत भौतिकी के बेस में क्या कमी रही थी जो क्वांटम ने पूरी की वो बता दिया। उसके बाद आती है अपनी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, वो मैंने आपको बता दी। और आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसमें क्या डिपेंडेंसी रहती है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो इसी तरह से ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो रहा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ आएंगे अपन कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्पेक्ट्रम या कॉम्पटन विस्थापन के साथ। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।